नमस्कार हमारे सभी प्यारे साथियों, हमारे इस YouTube चैनल किट गाइडेंस में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम लोग इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स के सीरीज की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें आज का ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। आज के लेक्चर में हम लोग इलास्टिक कांस्टेंट्स और इनके बीच के रिलेशन की स्टडी करने वाले हैं और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इस सीरीज को पूरा कंटिन्यू देखें, आपका वक्त के साथ तैयार होता जाएगा। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। देखिए, अभी देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेन कितने टाइप के होते हैं। ये छूट गया था कल के लेक्चर में। तो स्ट्रेन से पहले हम देखेंगे कि इस डायग्राम में हो क्या रहा है। ये हमारा कोई एक बार है जो कि इसका एक एंड फिक्स है। इस पर एक लोड P लगाया गया है। इस लोड P पर लगाने से क्या होगा, इसमें इलोंगेशन आएगा डेल्टा एल। लेकिन जब इलोंगेशन आ रहा है उसके साथ साथ आप देख रहे हैं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता जा रहा है। तो उसके बेसिस पे यहाँ पर हमारे स्ट्रेन 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला एक्सियल स्ट्रेन, जिसको एप्सिलॉन कहते हैं, लैटरल स्ट्रेन एप्सिलॉन एल और शियर स्ट्रेन फाई। बात करें अगर एक्सियल स्ट्रेन एप्सिलॉन की, स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स इज नोन एज एक्सियल स्ट्रेन। ये हमारी फोर्स अप्लाई हो, यहाँ पर हमारी यह फोर्स अप्लाई हो रहा है। इस फोर्स के डायरेक्शन में जो भी इलोंगेशन हो रहा है उसे हम लोग एक्सियल स्ट्रेन कहने वाले हैं। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लीनियर डायमेंशन। चेंज इन लीनियर डायमेंशन क्या है, डेल्टा एल। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लीनियर डायमेंशन टू ओरिजिनल linear dimension of the member. Change in linear dimension delta L upon original dimension capital L, इसे हम लोग कहेंगे एक्सियल स्ट्रेन। एक्सियल स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लीनियर डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल लीनियर डायमेंशन डेल्टा एल अपॉन एल। बात करें अगर लेटरल स्ट्रेन की, इसे एप्सिलॉन एल से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, स्ट्रेन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। Strain in the perpendicular direction of applied force is known as lateral strain. ये हमारी इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी हमारा स्ट्रेन आने वाला है, या तो ये जैसे एक्स प्लेन में लग रहा है तो जो डिफॉर्मेशन हमारा वाई प्लेन में आएगा, या फिर इसके परपेंडिकुलर जो जेड प्लेन में आएगा, उसे हम लोग कहेंगे लैटरल स्ट्रेन। उसे हम लोग कहेंगे लैटरल स्ट्रेन। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ लैटरल डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल लैटरल डायमेंशन ऑफ मेंबर। ये लैटरल स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन लैटरल डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल लैटरल डायमेंशन, यानी डेल्टा बी अपॉन बी। यहाँ पर इसकी विड्थ है, ये हमारी ओरिजिनल डायमेंशन कैपिटल बी थी, और ये चेंज होने के बाद ये डेल्टा बी होगी। तो चेंज इन लैटरल डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल बी माइनस स्मॉल बी। हमारा ये इतना चेंज हुआ है, इतना पोर्शन, ये वाला पोर्शन स्मॉल बी है, ये वाला कैपिटल बी है। तो कैपिटल बी माइनस स्मॉल बी वो होगा आपका लैटरल डायमेंशन में, चेंज इन लैटरल डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल लैटरल डायमेंशन। तीसरा बात करें शियर स्ट्रेन की। शियर स्ट्रेन आर एंगुलर डिफॉर्मेशन कॉज्ड बाय शियरिंग फोर्स। शियरिंग फोर्स हमेशा पैरेलल लगता है सरफेस के। यहाँ पर एक बॉडी है, इसे फिक्स किया गया है। जब इस बॉडी पर शियर फोर्स लगाया गया तो ये कुछ डिफॉर्म हुआ। इसका जो नीचे वाला पोर्शन है वो तो अपनी जगह पे रहा, लेकिन इसका ऊपरी पोर्शन कुछ डेल्टा डायमेंशन तक डिफॉर्म हो गया। अगर ये बॉडी इलास्टिक है तो ये हटाने पर अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा, लेकिन ये फोर्स लगाने पर जो जितना इसमें डिफॉर्मेशन आया एंगल में, वो एंगल वो कहलाएगा आपका शियर स्ट्रेन फाई। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई फाई, और शियर स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा अपॉन एच, डेल्टा अपॉन एच। नेक्स्ट है अलाउएबल स्ट्रेस क्या होता है। अलाउएबल स्ट्रेस
ऑल्सो कॉल्ड परमिसिबल स्ट्रेस। ये क्या होता है कि जितना किसी भी मेंबर पर परमिसिबल हम कर रहे हैं, उसकी हम लोग परमिशन दे रहे हैं कि इतना स्ट्रेस आना चाहिए, इज द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटेरियल और स्ट्रक्चरल मेंबर इज अलाउड टू विदस्टैंड अंडर सर्विस कंडीशन विदाउट रिस्क ऑफ फेल्योर। इसे हम लोग अभी एक चीज से समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई एक बिल्डिंग बनाई, मान लीजिए आपने ये कोई एक बिल्डिंग बनाई है। अब आपने इसको ऐसे डिज़ाइन किया है कि ये बिल्डिंग मैक्सिमम टू मैक्सिमम, एक हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि 50,000 न्यूटन का लोड झेल सकती है। मैक्सिमम 50,000 न्यूटन तक ये लोड ले सकती है। अगर इससे थोड़ा भी ऊपर हुआ, यानी कि 50,000 प्लस 1 न्यूटन भी आया, तो ये बिल्डिंग फेल हो जाएगी। अगर इससे थोड़ा भी ऊपर आया तो ये बिल्डिंग फेल हो जाएगी। तो हम लोग तो ऐसा चाहेंगे नहीं कि हम लोग इसको 50,000 को लेकर के डिजाइन करें कि यहाँ 50,000 तक लोड रखेंगे और अगर जरा सा भी लोड आया तो वो फेल हो जाएगी। तो ये हमें नहीं करना होता। तो हम चाहते हैं कि इसको 50,000 से कुछ कम लोड तक के लिए डिज़ाइन करें। डिज़ाइन तो हम 50,000 तक के लिए करेंगे कि 50,000 तक वो सहे, बट इस पर जो हम लोग लोड अप्लाई करेंगे वो 50,000 से कम करेंगे, ताकि इन फ्यूचर अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लोड आ भी रहा है तो वह उसको बिना फेल हुए आसानी से रजिस्ट कर जाए। सेम यही कॉन्सेप्ट आपका अलाउएबल स्ट्रेस या फिर परमिसिबल स्ट्रेस में लगता है, और इसका आगे चल के बहुत बड़ा यूज होने वाला है आपके सब्जेक्ट्स में। अलाउएबल स्ट्रेस ऑल्सो कॉल्ड एज परमिसिबल स्ट्रेस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस that a material or structural member is allowed to withstand under service condition without risk of failure। बिना फेल हुए कोई भी मेंबर जितना स्ट्रेस मैक्सिमम सर्विस कंडीशन के अंदर ले रहा है, जिसको हम अलाउ कर रहे हैं, वो आपका अलाउएबल स्ट्रेस है। ये क्या होता है? यील्ड स्ट्रेस और अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यील्ड स्ट्रेस और अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। आइए समझते हैं ये होते क्या है। यील्ड स्ट्रेस इज यूज्ड फॉर डक्टाइल मटेरियल। जितने भी हमारे डक्टाइल मटेरियल हैं, लाइक एक एग्जांपल माइल्ड स्टील, तो इनके लिए हम जो भी स्ट्रेस यूज करेंगे यहाँ पर, वो होगा हमारा यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस से थोड़ा भी आगे जाने पर डिफॉर्मेशन शुरू होने लगता है मेंबर में, तो इसलिए हम लोग यील्ड स्ट्रेस को यहाँ पर रखते हैं। अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होता है? ये लगभग जनरली ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। अल्टीमेट स्ट्रेस को जनरली ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल में यील्ड स्ट्रेस नहीं होते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज अ सेफ्टी मार्जिन जो कि 1 से अधिक होता है डिपेंडिंग अपॉन डिजाइन कोड्स एंड एप्लीकेशन। जो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, ये जो भी हम डिज़ाइन करते हैं उसके अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। ये हमारे कोर्स में दिया होता है, कई सारे डिज़ाइन कोड होते हैं जैसे IS 456 और भी कई सारे, तो वो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि हमें कितनी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगानी है। आइए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं इस पर। अ शॉर्ट हॉलो सर्कुलर कास्ट आयरन सिलेंडर, अ शॉर्ट हॉलो कास्ट आयरन सर्कुलर सिलेंडर सपोर्ट एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड P इक्वल टू 50 किलो न्यूटन। यानी कि एक छोटा सा हॉलो सर्कुलर कास्ट आयरन सिलेंडर है जिस पर 50 किलो न्यूटन का एक्सियल कंप्रेसिव लोड लग रहा है। द अल्टीमेट स्ट्रेस इन कंप्रेशन फॉर द मटेरियल इज सिग्मा यू इज इक्वल टू 280 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यानी कि इस मटेरियल पर, इस सिलेंडर में जितना भी मैक्सिमम कंप्रेसिव लोड आने वाला है वो 280 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। इससे ज़्यादा भी मटेरियल फेल कर जाएगा। इट इज़ डिसाइडेड टू डिज़ाइन द सिलेंडर विद अ वॉल थिकनेस ऑफ 5 mm। हमें इस सिलेंडर को डिज़ाइन करना है जिसकी मोटाई, जिसकी थिकनेस 5 mm हो, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें 3 लेके चलनी है। ये 3.0 है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें 3 लेके चलनी है विद रिस्पेक्ट टू अल्टीमेट स्ट्रेन, और हमें कैलकुलेट करना है इस सिलेंडर का डायमीटर।
तो आइए इसे हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को गिवन डाटा क्या दिया हुआ है, एक्सियल लोड P इक्वल टू 50 किलो न्यूटन। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये एक हॉलो सिलेंडर है, ये वाला जगह पोर्शन खाली है, इसकी थिकनेस 5 mm दी हुई है। इस पर क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंप्रेसिव लोड P काम कर रहा है। इसका इंटरनल डायमीटर स्मॉल d है, एक्सटर्नल डायमीटर कैपिटल D है। इस पर एक्सियल फोर्स P 50 किलो न्यूटन लग रहा है। इसका अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सिग्मा यू 280 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें 3 कंसीडर करना है। वॉल थिकनेस T इक्वल टू 5 mm। तो अब अगर हमें ये जानना है कि इस पर कितना अलाउएबल स्ट्रेस आएगा, कितना हम उसको अलाउ करेंगे, परमिस करेंगे, तो ये क्या होता है, हमने पीछे देखा है अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अल्टीमेट स्ट्रेस आपका 280 दिया है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3, तो यहाँ से अलाउएबल स्ट्रेस आ जाएगा 93.33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब ये स्ट्रेस के लिए हमें कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा, तो एरिया होता है फोर्स अपॉन स्ट्रेस। फोर्स बराबर स्ट्रेस इंटू एरिया, तो एरिया क्या होगा, फोर्स अपॉन स्ट्रेस। फोर्स है 50,000 न्यूटन और स्ट्रेस है 93.33, तो यहाँ से एरिया जो रिक्वायर्ड है वो आ जाएगा 535.5 mm स्क्वायर। अब ये जो एरिया होगा, ये फोर्स कितने एरिया पर लगेगा, ये वाला, ये जो शेडेड पोर्शन है इस एरिया पर लगेगा। अब अगर हमें ये एरिया निकालना हो तो पहले हमें ये पता करना होगा कि इसका इंटरनल डायमीटर है कितना। तो इंटरनल डायमीटर होता है स्मॉल d इक्वल टू कैपिटल D, ये हो गया कैपिटल D माइनस स्मॉल d इधर और माइनस स्मॉल d इधर। कैपिटल D ये पूरा है, इधर से ये वाला t और ये वाला t घटा देंगे इसमें से, तो इनर डाया स्मॉल d इक्वल टू कैपिटल D माइनस 2t, और t की वैल्यू है 5 mm, तो ये हो जाएगा d माइनस 10, ये हो जाएगा इनर डाया। अब हमें अगर क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है तो वो होता है π/4 इंटू डी स्क्वायर। π/4 इंटू डी स्क्वायर होता है अगर वो सॉलिड हुआ, हॉलो के केस में π/4 कैपिटल आउटर डाया माइनस इनर डाया। आउटर डाया में से इनर डाया घटा देंगे तो जो हमारा शेडेड पोर्शन है, जो भी हमारा सॉलिड है, सॉलिड पोर्शन, उसका एरिया आ जाएगा। वो होता है π/4 इंटू कैपिटल D स्क्वायर माइनस स्मॉल d की वैल्यू यहाँ से रख देंगे। अब इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर देंगे, तो हमारा ये आ गया कैपिटल एरिया जो हमें क्रॉस सेक्शन एरिया है इस सॉलिड बॉडी का, π/4 इंटू 20d माइनस 100। ये जो भी रिक्वायर्ड एरिया है 535.5 mm स्क्वायर, ये इसके एकदम बराबर होगा क्रॉस सेक्शन एरिया के। तो इसे हम इक्वेट कर देंगे और यहाँ से हमारी d की वैल्यू आ जाएगी 39.1 mm, 39.1 mm। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात करने वाले हैं कि इलास्टिक कांस्टेंट्स क्या होते हैं, पॉइजन रेशियो क्या होता है, और उसके बाद फिर इनमें रिलेशन क्या आने वाला है। सबसे पहला इलास्टिक कांस्टेंट जो होता है वो होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अंडर डायरेक्ट लोडिंग। इसे हमने कल देख लिया था। तो ये क्या होता है, डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन लीनियर स्ट्रेन। डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा और लीनियर स्ट्रेन एप्सिलॉन। जो हमारा सेकंड होता है शियर मॉडुलस, ये आपको शॉर्ट नोट्स में आ सकता है 2 नंबर में। ये क्या होता है, शियर मॉडुलस व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू शियरिंग स्ट्रेस। जब किसी बॉडी पर शियरिंग स्ट्रेस लगाया जाता है, शियरिंग फोर्स लगाया जाता है, द शेप ऑफ बॉडी गेट्स डिस्टॉर्ट। ये ओरिजिनल था, फोर्स लगाया, इस पर स्ट्रेस लगाया, बॉडी डिस्टॉर्ट हो गई। द मेजरमेंट ऑफ दिस डिस्टॉर्शन इज डन बाई एंगल ऑफ डिस्टॉर्शन। ये जितना भी डिस्टॉर्शन हुआ है, जितना भी इसमें चेंज आया है, वो इसके एंगल ऑफ डिस्टॉर्शन से इसको मेजर करते हैं। शियर मॉडुलस इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। शियर मॉडुलस को किससे डिफाइन करते हैं, रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन से। ये हमारा कैपिटल जी होता है शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस को टाउ से डिनोट करते हैं और शियर स्ट्रेस को फाई से डिनोट करते हैं। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है
कि जो शियर मॉडुलस है इसे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहा जाता है। जो तीसरा इलास्टिसिटी कांस्टेंट आता है वो होता है बल्क मॉडुलस कैपिटल के। बल्क मॉडुलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय के। देखिए यहाँ पर होता क्या है, ये एक हमारा एक बॉडी है, इस पर तीनों डायरेक्शन से एक्स वाई और जेड डायरेक्शन से एक समान फोर्स लग रहे हैं, इक्वल फोर्स लग रहे हैं और एक साथ लग रहे हैं। तो इस पर क्या होगा कि ये बॉडी एक साथ इसके सभी डायमेंशन में इक्वल चेंज जाएगा। तो वही यहाँ पर इसको दिखाया जा रहा है। अगर इस पर अलग अलग लोड लगाया जा रहा है तो इस पर उसके अकॉर्डिंग अलग अलग चेंज आएगा। उसको हम लोग आगे देखेंगे कि वो उसके लिए हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे निकालते हैं। यहाँ पर अभी इक्वल लोडिंग आ रही है, तो इसमें क्या होगा, डायरेक्ट स्ट्रेस जो कि P है, P या फिर सिग्मा अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कि इसके वॉल्यूम में कितना चेंज आया है वो। ऐसा तब होता है जब आप किसी डिफॉर्मेबल बॉडी को आप पानी के अंदर रखते हैं तो उसमें सभी दिशाओं में से इक्वल फोर्स आते हैं पानी या फिर किसी फ्लूइड की वजह से, तो उस वजह से आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यहाँ पर वर्क करता है। सिग्निफिकेंस ऑफ बल्क मॉडुलस इज विद रिस्पेक्ट टू कंप्रेसिबिलिटी। इसका जो सिग्निफिकेंस है वो कंप्रेसिबिलिटी से देखा जाता है, इसे आप फ्लूइड मैकेनिक्स में देखते हैं। इन 3 डायमेंशन हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग, 3 डायमेंशन हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग, यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग है, सिग्मा एक्स जो कि एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस आएगा, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस और जेड डायरेक्शन में स्ट्रेस, ये तीनों इक्वल होंगे पी के। क्यों? क्योंकि इस पर तीनों डायरेक्शन में इक्वल लोडिंग लग रही है यहाँ पर इस केस में। एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एप्सिलॉन वी इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। तो यहाँ से बल्क मॉडुलस आ जाएगा कैपिटल के इक्वल टू डायरेक्ट स्ट्रेस पी अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी अपॉन वी। बात करें अगर पॉइजन्स रेशियो की, पॉइजन रेशियो इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन विद इन इलास्टिक जोन अंडर डायरेक्ट लोडिंग। यानी कि लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो भी रेशियो होगा इलास्टिक जोन के अंदर डायरेक्ट लोडिंग की वजह से, उसे हम लोग पॉइजन रेशियो म्यू से डिनोट करते हैं। इसे हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू होता है माइनस ऑफ लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये माइनस साइन केवल यही रिप्रेजेंट करता है कि फोर्स लगने पर जब लेंथ में इंक्रीज हो रहा है तो आपके एरिया में डिक्रीज हो रहा है, और इसी तरह अगर एरिया में इंक्रीज होगा तो फिर लेंथ में डिक्रीज होगा। माइनस सिंह केवल यही रिप्रेजेंट कर रहा है। म्यू इक्वल टू लैटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। इन जनरल फॉर इंजीनियरिंग पर्पज पॉइजन रेशियो वेरी फ्रॉम 0 to 0.5। इंजीनियरिंग पर्पज के लिए जो पॉइजन रेशियो होता है वो 0 से 0.5 तक वेरी करता है, लेकिन इसकी जो एक्चुअल रेंज होती है वो -1 से 0.5 होती है। अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग पॉइजन रेशियो दिए गए हैं, जो आपको अगर याद रखेंगे तो ये आपके आगे के लिए भी इन फ्यूचर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। म्यू की वैल्यू अगर 0.05 से 0.1 होती है ग्लास के लिए, 0.1 से 0.2 होती है कंक्रीट के लिए, 0.25 से 0.42 होती है मेटल्स के लिए, और 0.5 होती है प्योर रबर और परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल्स के लिए। बात करें अगर इनमें रिलेशन की तो ई, जी, के और म्यू में रिलेशन की, तो सबसे पहला आता है ई बराबर 2g इंटू 1 प्लस म्यू। ई बराबर 2g इंटू 1 प्लस म्यू, ई बराबर 3 के 1 माइनस 2 म्यू, और ई बराबर 9 kg अपॉन 3 के प्लस जी। इसको सिंपल याद रखने का तरीका क्या है, 2g है तो इसमें 1 प्लस आएगा, अगर 3 के है तो 1 माइनस 2 आएगा, 3 में से 1 गया 2 और 2 में से 1 गया 3। आप इस तरह से अपने तरीके से भी याद रख सकते हैं। A metal sphere of volume 7500 mm3 is subjected to all round fluid pressure of 200 MPa
द बल्क मॉडुलस ऑफ मटेरियल इज 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। कंप्यूट द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। दिया क्या है, हमें एक स्फेयर की वॉल्यूम दी हुई है 7500 पर mm क्यूब। इसका बल्क मॉडुलस, इस वॉल्यूम का बल्क मॉडुलस है 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर इस लिक्विड का। इस पर ऑल राउंड प्रेशर जो क्रिएट हो रहा है सारे डायरेक्शन से इक्वल आ रहा है सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड, जो कि है 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ पर इन केसेस में केवल इक्वल हो रहा है, आगे जब हम लोग देखेंगे आगे के वीडियोस में तो वहाँ पर ये वेरीज भी कर सकते हैं। वी नो कैपिटल के इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस इक्वल टू प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक चेंज। तो ये हमारे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन वी हो जाएगा। यहाँ से अगर हमें ये वॉल्यूमेट्रिक चेंज निकालना हो तो ये हो जाएगा हमारा स्ट्रेस अपॉन बल्क मॉडुलस। वॉल्यूमेट्रिक चेंज होता है डेल्टा वी अपॉन वी, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। तो हमें चेंज इन वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो इसे इनिशियल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज रख देंगे, जो आएगा 15 mm क्यूब। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसमें सिंपल क्वेश्चंस बनते रहते हैं। इस वीडियो का हम ये लोग लास्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। अ सर्कुलर बार ऑफ डाया 50 mm इज सब्जेक्टेड टू पुल ऑफ 50 किलो न्यूटन। एक सर्कुलर बार है 50 mm डाया का, जिस पर 50 किलो न्यूटन का पुल लगा हुआ है। द इलोंगेशन इन लेंथ वाज रिकॉर्डेड 0.09 mm। इसमें लेंथ में इलोंगेशन ये दिया हुआ है, और जो इसके वजह से फोर्स की वजह से जो डायमीटर में रिडक्शन है वो इतना दिया हुआ है। हमें पॉइजन्स रेशियो कैलकुलेट करना है, और जो हमने तीनों इलास्टिक कांस्टेंट्स पढ़े उनको कैलकुलेट करना है। इसमें जो लेंथ ऑफ स्पेसिमेन है वो 250 mm दिया हुआ है। तो आइए इनको हम एक एक करके कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा क्या दिया हुआ है, चेंज इन डायमीटर 0.006 mm, चेंज इन लेंथ 0.090 mm। इसमें जो फोर्स लगा है पुल P = 50 किलो न्यूटन। जो डाया दिया हुआ है स्पेसिमेन का वो है 50 mm। इसके वजह से जो एरिया आएगा इसके क्रॉस सेक्शन का π/4 × d², जो कि इतना हो जाएगा। जो लेंथ दिया हुआ है वो दिया हुआ है 250 mm। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ E इलास्टिक लिमिट। लीनियर स्ट्रेन एप्सिलॉन होता है P/A। इसे हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये कैसे आ रहा है। इसमें आप ये ध्यान रख लीजिए फॉर्मूला। एप्सिलॉन होता है P/A। इस पर हम लोग इसकी वैल्यूज रख देंगे और ये दिया हुआ है, यहाँ से लीनियर स्ट्रेन आ जाएगा 25.46/E। हम जानते हैं कि जो लीनियर स्ट्रेन होता है वो ΔL/L होता है, जहाँ से इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। यहाँ से हम लोग इलास्टिक कांस्टेंट कैलकुलेट कर लेंगे 7.07 × 10⁴ न्यूटन पर mm स्क्वायर। बात करें अगर वैल्यू ऑफ म्यू की, तो लेटरल स्ट्रेन क्या होता है हमारा ΔD/D। यहाँ से हम डेल्टा वैल्यू रख करके लेटरल स्ट्रेन कैलकुलेट कर लेंगे। जो हमारा म्यू होता है वो होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसमें हम लोग लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू ये रख देंगे, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट की हुई है, इसे रखेंगे। यहाँ पर हमारा म्यू आ जाएगा 0.33। बात करें अगर कैलकुलेशन ऑफ बल्क मॉडुलस की, तो हम जानते हैं एक रिलेशन जानते हैं E = 3K × 1 - 2 म्यू। तो यहाँ से K आ जाएगा E/3 × 1 - t म्यू। यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज रख देंगे, और इसको कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 6.93 × 10⁴ न्यूटन पर mm स्क्वायर। जब हम लोग शियर मॉडुलस का कैलकुलेशन करने वाले हैं तो हम एक रिलेशन जानते हैं E = 2G × 1 + म्यू। यहाँ से G का आ जाएगा E/2 × 1 + म्यू। यहाँ पर इसको हम लोग रख देंगे, और ये हमारा आ जाएगा 2.65 × 10⁴ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो आज की वीडियो हम लोग इतना तक रखते हैं। आगे हम लोग और बाकी वीडियोस लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।